अब vocabulary in grammar में of chapter 4 the first thing that we have is parts of speech. अब parts of speech क्या होता है? किसी को कोई आइडिया होगा, कभी सुना होगा किसी के मुंह से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है या उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. अब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके अंदर इसके सेंटेंस में इसकी मीनिंग है. ठीक है, स्पीच क्या होती है? स्पीच सिंपल अगर मैं बोलूं इंग्लिश के उसमें तो इट्स अ वर्ड, इट्स अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, या सेंटेंसेस होते हैं, वो स्पीच होती है. ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि एक सेंटेंस में डिफरेंट जो वर्ड्स यूज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं. ठीक है, बोला कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं. ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आगे क्या होती है, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं. अब वो कैटेगरीज क्या है, वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है. अच्छा, अब लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. क्लासिफिकेशन ये कैटेगरी, यानी किस क्लास के किस कैटेगरी के वो वर्ड्स हैं. तो बेसिकली ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज द utmost importance बिफोर वन मूव टुवर्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर एडवांस सिंटैक्स. ठीक है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश समझनी तो उससे सबसे पहले आपको क्या चीज, जो बेसिक चीज है वो क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है. अब एक पोएम दी हुई है इन लोगों ने, इस पोएम में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी बताए हुए हैं एंड विद दैट इन्होंने इनकी मीनिंग भी बताई है. बड़े जॉली वे में इनकी मीनिंग भी है और अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी है. तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगी, यहाँ पे बोल्ड भी हुए हैं खुद से. लेट्स सी, अब क्या कह रहे हैं, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाप. यानी कि जो भी नाम होता है बेसिकली नाउन, कोई भी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फील्ड या फाउंटेन या स्ट्रीट या टाउन या अली या हमजा एक्सेट्रा, तो ये सारे किस में आते हैं, नाउन में आते हैं. फिर इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स. प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट. ठीक है, यानी कि अगर किसी का नाम, कोई नाम है अली, तो अली की जगह मैं ही लगाऊं. हर बार बार मैं नहीं बोलूंगी अली इज अ गुड बॉय, अली रीड्स दिस, अली डज दिस, अली इज इन 7th क्लास, अली इज गुड इन इंग्लिश, अली ईट्स लाइक स्वीट मैंगो. ठीक है, तो अब मैं बार बार तो अली नहीं बोलती, मैं ही लगा देती हूँ उसकी जगह जब हम कभी एस से लिख रहे होते. तो यानी कि एडजेक्टिव बेसिक, सॉरी, प्रोनाउन क्या है बेसिकली आपके पास, इट्स व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन. फिर and he as he and she can clap their hands, so he and she is pronoun. फिर है the adjective describes a thing. adjective क्या होता है, वो describe करता है या डिफाइन करता है किसी चीज को, ये सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो जो चीज है, वो जो नाउन है, वो किस तरह का है. तो ये बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब, ये थिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता है. जैसे कि मैजिक वैन एंड शाइनी रिंग. वैंड इज अ नाउन, जो जादू की छड़ी होती है, तो छड़ी इज कॉल्ड वैंड. तो जादू की छड़ी, तो कैसी छड़ी है, जादुई, यानी मैजिक है, तो मैजिक इज इट्स एडजेक्टिव. इसी तरह शाइनी रिंग, की रिंग अंगूठी को कहते हैं, अब वो शाइनी है, चमकने वाली है, तो शाइनी इज एडजेक्टिव. ठीक है, फिर उसके बाद द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. वर्ब का मतलब है एक्शन, यानी कोई काम करना, कुछ होना. समथिंग डन, जो कुछ किया जाए, वो बेसिकली वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल टू रीड, टू राइट, टू जम्प, टू रन.
लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, जंप करना, भागना, ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास क्या है, वर्ब में आता है। नाउ हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स। अब वो चीज, वो जो काम है वो कैसे हो रहे हैं, यानी कि लिखना, पढ़ना, जंप करना या भागना, वो कैसे हो रहा है, वो कौन बताते हैं, एडवर्ब। यानी कि अगर कोई एक लड़का भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है या आहिस्ता भाग रहा है, तो तेज और आहिस्ता क्या होगा इसके, एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली या वेल, ठीक है, कि क्विकली रीड कर रहा है, स्लोली राइड कर रहा है, या बैडली उसने जंप किया, या अच्छा वेल रन, रनिंग वेल, कि अच्छा भाग रहा है। तो दीज आर ऑल एडवर्ब्स जो कि वर्ब को बयान करेंगे, वर्ब जो है हो रहा है, जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। उसके बाद वी हैव द preposition shows relation। preposition आपको रिलेशन बताता है, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। preposition का एक और डेफिनेशन ये होती है कि प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स कोई भी जगह। अब पोजिशन से पहले जब कोई एक वर्ड, एक हेल्पिंग वर्ब लग जाए या कोई रिलेटिंग वर्ड लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड preposition। फर्स्ट करो कि एक बुक है दैट इज टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बुक इज टेबल, बुक इज व्हाट टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल की साइड पे। तो बुक इज ऑन द टेबल, तो मुझे पता चला अच्छा बुक टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे भी हो सकती थी, टेबल के साइड पे भी हो सकती थी, सही है। तो टेबल पे कहाँ, दैट इज यानी रिलेशन उसका टेबल से कैसा है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे, तो दैट इज बेसिकली प्रपोजिशन, सही। अच्छा, देन कंजंक्शन ज्वाइन इन मेनी वेज। कंजंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन सेंटेंसेस इन मेनी वेज। अब कंजंक्शन कैसे, अगर कोई जो ट्रेन में सफर करता होगा तो ट्रेन में ना जंक्शंस होते हैं। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ सारी ट्रेन जाके मिलती है, उसके बाद अलग अलग जगह पे दोबारा चलती है, जैसे स्टेशन होते हैं। तो कंजंक्शन का भी काम है कि सेंटेंसेस को मिलाना। अब जैसे सेंटेंसेस कैसे, किन किन को ज्वाइन करते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेज और फ्रेज को। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर दूसरा सेंटेंस में कहूँ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, ये बेसिकली एक सेंटेंस में बात हो सकती है कि मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है। क्योंकि इज बेसिकली द कंजंक्शन। ये दो सेंटेंसेस को अगर मैं बोलूँ कि मैं आज स्कूल नहीं गई, मेरी तबीयत खराब है, ये अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया, और उन दोनों को ज्वाइन किस वर्ड ने किया, क्योंकि ने। इसी तरह अगर इंग्लिश में बोलूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो बिकॉज ने दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बना दिया, तो बिकॉज इज द कंजंक्शन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वी हैव इंटरजेक्शन। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्ड आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, या इसको हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ये इंटरजेक्शन क्या होता है कि
इट क्राइज आउट हार्ड, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्सप्रेशन को साउंड, ये किसी एक्सप्रेशन को बता रहा हो। जैसे अगर कोई हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, कोई जीत गया, फुटबॉल का मैच था, आप जीत गए, तो सब क्या कहते हैं, ये हम जीत गए। तो जो ये होता है ना, ये इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे एक इमोशन पता चल रहा है आपको, कि यानी खुशी पता मुजाहिरा हो रहा है, ठीक है। या अगर हम ये कहें कि ओहो आज तो बहुत बुरा दिन था, तो ओहो इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन, it's not something that has a meaning, but it is just an expression, जो आपकी एक्सप्रेशन बता रहा है। तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो, ठीक है। तो हार्ट या हुर्रा या वाओ या इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो उसके साथ हम जो लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद देयर इज वन मोर टू बी केप्ट अमंग विनर्स, एक और है जो कि विनर्स के बीच में रखा जाए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। वी नो देम एज आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 and 9, ये 9 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस 8 फॉर्म के अंदर इन्होंने सारी के सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिफाइन कर दिया, करेक्ट। इसके बाद इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, डेफिनेशन हमने ऊपर मार्क कर लिए और डेफिनेशन भी साथ ही लिखी है। आप लोग पर एक्टिविटी इफ यू वांट, तो आप लोग अलग से इसको वर्ड्स उतार के और साथ में उनकी डेफिनेशंस लिख दें, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अब इसमें ओके, इसमें जो है कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे आपके पास सेंटेंसेस है, उनमें आपने वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ढूंढने हैं। अब जो हाईलाइटेड यानी ये जो बोल्ड हुए हुए हैं ना, ये फास्ट है, इंडोलेंटली, याइक्स, शैबी, स्टैम्प। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, वो हाईलाइटेड वर्ड्स है। इनको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है। अब हम इसको सर्च करते हैं। फर्स्ट वाला इज ही रन्स फास्ट, कि वो तेज भागता है। फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है, रन्स को। रन्स का मतलब भागना, तो रन भागना इज अ वर्ब, और वर्ब को जो चीज डिफाइन कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, एडवर्ब, ठीक है। फिर द सेकेंड इज द गीज इंडोलेंटली वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन, कि गीज है एक एनिमल का नाम है, कैनिमल को कहते हैं। इंडोलेंटली वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन, की वो इंटरसेक्शन के वॉडल, मतलब उनकी एक तरह से चाल होती है, एक तरह से वो चलते हैं, उसको वॉडल करना कहते हैं, ठीक है। तो वो वहां वॉडल करे इंडोलेंटली अक्रॉस द इंटरसेक्शन। अब इंडोलेंटली किसको, मतलब इंडोलेंटली आपको बता रहे हैं कि वो जो वॉडल यानी वो जो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो इंडोलेंटली चल रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली चलना क्या हुआ, चलना जो है वो वर्ब हुआ, ठीक है। और इंडोलेंटली का क्या मतलब होता है, इंडोलेंटली का मतलब उसका दिल नहीं कर रहा है, यू कैन से लेजी, कि बहुत लेजी और बहुत अजीब तरीके से चलना, लेजी लेजी थका हुआ होना, दैट इज इंडोलेंटली। तो वो इंडोलेंटली बैडल कर रहा है, यानी कि कैसे बैडल कर रहा है, इंडोलेंटली। अब बैडल इज अ वर्ड, और इंडोलेंटली फिर क्या हो गया उसका एडवर्ब, यानी बता रहे कि वो जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इंडोलेंटली। फिर इसके बाद याइक्स एंड लेट फॉर द क्लास, कि ओहो मैं क्लास के लिए लेट हो गया। याइक्स बेसिकली किसी अफसोस को, डिसअपॉइंटमेंट को शो करने के लिए कहते हैं। तो अब ये भी क्या हो गया, मेरे पास इंटरजेक्शन हो गया। अभी हमने पढ़ा था इसमें, तो मेरे पास वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा। फिर आपके पास है ब्रूनोज शैबी थिसॉरस थम्बल्ड आउट ऑफ द बुक बैग व्हेन द बस सडनली पुल्ड आउट इनटू द थिएटर। अच्छा, ब्रूनो क्या है, किसी बच्चे का नाम है,
ठीक है। और शाबी क्या होता है? शाबी कोई ऐसी चीज जो कि मतलब कि कोई अ- अजीब सी तो नहीं, बट बहुत खस्ता हालत में होना, कोई बहुत खराब हालत होना। जैसे वो मलंग वरंग नहीं घूम रहे हो तो बड़ी अजीब सी हालत होती है उनकी, दैट इज कॉल्ड शैबी, यानी कि खराब होना, इन सिंपल वर्ड्स। तो और थिसॉरस क्या होता है? ये बेसिकली एक डिजिटल डिक्शनरी टाइप की चीज होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जब बस एकदम से ट्रैफिक में, उसमें बस रुकी, तो क्या हुआ कि उसकी जो शैबी यानी अजीब खराब सी जो किताब थी वो एकदम से बाहर निकल आई। तो अब थिसॉरस इज अ नाउन और शैबी उसको डिफाइन कर रहा है, तो शैबी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। फिर आपके पास है मिस्टर फ्रेडरिक एंग्रीली stamped out of the fire that the local hooligans had started on his veranda. अब मिस्टर फ्रेडरिक जो है एंग्रीली स्टैम्प्ड आउट का मतलब गुस्से से, मतलब निकलना, ऐसे धक्का मारते हुए सबको निकलना बाहर। जैसे समझे क्राउड में आप खड़े हैं और आप इसको सबको हटा हटा के धक्का दे दे के आप बाहर निकल लो, तो वो उसको कहते हैं स्टैम्प्ड। अब कैसे स्टैंड कैसे निकल रहा था? एंग्रीली, गुस्से में। ठीक है। अब उस एंग्रीली तो आपके पास हाईलाइटेड नहीं, हाईलाइटेड आपके पास स्टैम्प्ड है, तो स्टैम्प बेसिकली आपके पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, वो निकल रहा था उस रश में से। ही इज अ फास्ट लर्नर, अब आपके पास आ गया इज क्या है? इज पे ही है ना ये, आई गेस इज बोल्ड, आई डोंट नो इज है या आई थिंक ये इज ही है। अच्छा, अगर नहीं भी यही वैसा हाईलाइटेड लग रहा है, इज का मतलब होता है होना। ही इज अ फास्ट रनर, कि वो फास्ट रनर है, यानी होना, कोई चीज होना। तो होना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्ब, वर्ब में ही आता है ना, तो यानी इज भी क्या है आपके पास? वर्ब है। फिर आपके पास है लेटर दैट समर शी आस्क्ड हरसेल्फ व्हाट वाज आई थिंकिंग ऑफ। यहाँ पे आई गेस आई इज द वर्ड, और आई क्या होता है आपके पास? प्रोनाउन, सिंपल। यानी इसका कोई नाम होगा, उस नाम की जगह आई लिखा हुआ, यानी अब जैसे मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं आई बोलूंगी नहीं, या अपना नाम लूंगी, आई बोलूंगी, तो यानी प्रोनाउन यूज करूंगी। उसके बाद शी थॉट दैट 20 zucchini plants would not be enough, so she planted another 10। इसमें आई गेस इसमें शी है, ये क्या है? मुझे इस वाले में, 8 वाले में अगर आप लोगों के पास हाईलाइटेड है तो कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? इसमें तो शी है, इसमें ऑल्दो है। शी इज प्रोनाउन, वी नो दैट। ठीक है। यहाँ पे द भी है शायद, आई मुझे सही से समझ नहीं आ रहा कि ये हाईलाइटेड है कि नहीं। ऑल्दो क्या है आपके पास? मुझे जो है आप लोग ये 8 वाले का पहले बताएं कि इसमें क्या चीज आ रही है। इज वुड निकला है विल से। ठीक है। विल क्या होता है? फ्यूचर टेंस का जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। सॉरी, विल इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर। तो वुड विल से ही निकला है, यानी इसकी सेकंड फॉर्म होती है वुड, विल वुड। तो अब वुड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो यानी ये बेसिकली वर्ब्स में नहीं आता, इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते हैं, बट इनकी फैमिली किसकी है? वर्ब की है, तो मैं इसमें वर्ब लिखूंगी। फिर ऑल्दो क्या है? अब ऑल्दो देखो, पहले मैं सेंटेंस को पढ़ती हूँ। ऑल्दो शी गेव hundreds of zucchini away, the enormous mound left over frightened her। कि उसने बहुत ज्यादा जुचीनी जो है वो अलग कर दिए। जुचीनी एक प्लांट होता है, उसने वो प्लांट्स हटा दिए, बट स्टिल उसके बावजूद इतने सारे रहते थे कि वो डर गई। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। ठीक है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को इन्होंने ऑल्दो से जोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑल्दो नहीं होता तो होता कि शी गेव 100 ऑफ जुचीनी अवे, द enormous mound लेफ्ट ओवर frightened her। या तो मैं यहाँ पे लगाती बट द enormous amount लेफ्ट ओवर frightened her, या मैं क्या लगाती?
अच्छा, कॉमा से ये नहीं डिफाइन हो रहा कि दो सेंटेंसेस को हमने एक है तो कॉमा इज नॉट अ कंजंक्शन, सही है। कॉमा में आप ये कंफ्यूज नहीं हुएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, The enormous mound left over frightened her, although if we gave 100 of zucchini away, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। यानी although ने बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन ही किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बीच में ही आए। जैसे ऐसे में अगर मैंने बिकॉज वाला जुमला बोला था तो मैं बोलती कि बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना। दोनों सेंटेंस अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। या अगर मैं इसको बोलूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ बिकॉज बीच में आ गया, लेकिन दोनों में सेंटेंसेस तो ज्वाइन बिकॉज नहीं किया। तो ये आपके पास क्या है बेसिकली, कंजम्पशन।